नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में। आज हम कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, और वीडियो के अंत में हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पहले एग्जामिनेशन में आए हैं। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। अब जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज हम कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे सवाल बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जो राइट्स हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो राइट्स और ड्यूटीज़ ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि को रिलेटिव हैं। अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं तो आपको ड्यूटीज़ भी मिलनी चाहिए, और अगर आप अधिकारों का यूज़ कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाना चाहिए। इसलिए राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों कोरिलेटिव होते हैं और दोनों इनसेपरेबल हैं। मगर हमारे भारत के संविधान में जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, वहाँ पे सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। तो जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ उस समय आपके लिए फंडामेंटल राइट्स तो थे, मगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। जबकि इथिक्स ये बोलते हैं कि अगर आप अपने राइट्स का, अपने अधिकारों का यूज़ कर रहे हैं और उनको एंजॉय कर रहे हैं, तो जो आपकी ड्यूटीज़ हैं आपको उन्हें भी निभाना चाहिए। तो भारत में जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये आया रशिया से, जो पहले यूएसएसआर था, जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। तो सोवियत यूनियन क्या है, ये कैसे बना, इसका विघटन कैसे हुआ, इस सारे टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये जो यहाँ पे आपको फैक्ट दिख रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये सीधा सवाल पहले भी कई एग्जामिनेशन में बना है, आने वाले समय में भी बन सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडिया है वो हमने दुनिया के कौन से देश से लिया है, तो वो हमने रशिया से लिया है। हालांकि मैंने एक अलग वीडियो में सारी चीज़ें कवर करी हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को, कौन कौन से आइडियाज़ को कौन से देश के संविधान से लिया है। हमने कई चीज़ें आयरलैंड से ली हैं, सोवियत यूनियन से ली हैं, हमने कुछ चीज़ें कनाडा से ली हैं, कुछ चीज़ें लंदन से ली हैं, अमेरिका से ली हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सवाल इसी से बन जाता है, तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया है हमने? रशिया, दैट इज़ यूएसएसआर। पहले ये यूएसएसआर था, 1990 में इसका विघटन हुआ। उस वीडियो में हॉलिस्टिकली मैंने कवर किया है, देख लीजिएगा। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, और बाद में इसको हमारे भारत के संविधान में, आपको पता है अलग अलग पार्ट्स आते हैं, तो उसमें पार्ट 4A में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो भारतीय संविधान के पार्ट 4A में इसको डाला गया है, ये भी पूछा जा सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि इसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत डाला गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई भी कंसेप्ट हमारे संविधान में नहीं था। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत डाला गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1976 में आया। तो ये तीनों चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों से सवाल बने हैं और आने वाले समय में भी बन सकते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आया कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे भारत के संविधान में डाला गया। तो ये है स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, इसको हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में डाला गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। और उसके बाद आता है कि जब इसको डाला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में, तो वहाँ पे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नंबर था? 10। अभी कितना है? अभी 11 है, एक बाद में डाली गई, वो हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे इस स्लाइड में आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर इनको अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इससे सवाल बन सकता है, और मुख्यतः अगर बनता है तो इसी से बनता है प्री में। बाकी जो आगे मैं आपको बताऊंगा वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए भी कुछ फैक्ट्स आगे आएंगे, लेकिन मेंस के लिए बाकी जो कंसेप्ट होता है इन डेप्थ, वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की बात करो तो। और बाकी भी जो क्लरिकल या बाकी एग्जामिनेशन है उनके लिए भी सब इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपने दिमाग में रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया कहाँ से आया है? रशिया, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। कौन से देश से हमने कौन सी चीज़ ली है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट हमारे भारत के संविधान के कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 4A में है।
फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे डाला गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसे डाला गया। और उसके बाद आता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, तो उसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडिया है उसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। अब मैंने आपको कहा कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया था, 10 को। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया। और कौन से साल में डाला गया, तो 2002 में डाला गया। तो पहले आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर आई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बन सकता है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 51A ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल है और वो है आर्टिकल 51A। इसी में सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो इसलिए आपने ये आर्टिकल ध्यान रखना है, सीधा सवाल बन सकता है। और ये 16 आर्टिकल बनता है पार्ट 4A का, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसमें इनकॉर्पोरेट हुई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये एक रिमाइंडर हैं सिटीजन्स के लिए, जो भारत के नागरिक हैं। अब देखो सिटीजनशिप भी अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, 4 तरीके की सिटीजनशिप होती है और यहाँ पर एक एक्ट भी आता है। अभी तक मैंने इसको कवर नहीं किया है लेकिन बहुत ही जल्द मैं कवर करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पॉलिटी के हर टॉपिक को कवर कराऊँगा, बाकी इकोनॉमी जोग्राफी के भी काफ़ी टॉपिक्स को कवर कराया है मैंने। और भी बहुत चीज़ें हैं जैसे डांसेज ऑफ इंडिया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, साइंस एंड ऑल। तो इन सबको आप देख सकते हैं, आप समय निकाल के मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे भारत के जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उनके लिए एक रिमाइंडर है कि जहाँ पे वो अपने राइट्स, अपने अधिकारों को, जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें एंजॉय किया है। देखो फंडामेंटल राइट्स अभी तक मैंने कवर नहीं किए हैं लेकिन बहुत जल्द करने वाला हूँ। अगर आप बाद में देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा। तो एक तरफ जहाँ पे आप राइट्स को, अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी ड्यूटीज़ के लिए भी कॉन्शियस होने चाहिए। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं आपकी कंट्री, आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, जिस समाज का आप हिस्सा हैं, या फिर आपके जो फेलो सिटीजन्स हैं। अब सवाल ये है कि जो हमारी ड्यूटी है देश को लेके, समाज को लेके, या फेलो सिटीजन्स एक दूसरे को लेके, क्या हम उन ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं? मैं नहीं मानता कि 100% इंडियंस कर रहे हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ गंद फेंक देते हैं। समाज का तो छोड़ ही दो, यहाँ पे हर एक व्यक्ति अब अपना अपना ही हो गया है। समाज में कोई जी रहा है, मर रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं पड़ रहा है। समाज की जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो निरंतर गिरती जा रही हैं, और इसके साथ साथ फेलो सिटीजन्स का भी कोई इतना ध्यान कोई नहीं रख रहा है, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो ड्यूटीज़ हैं उसको सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है मेजोरिटी तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर है सिटीजन्स के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, कि जैसे कि आप अपने अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके राइट्स के साथ जो आपकी ड्यूटीज़ आ रही हैं उसके प्रति भी आप कॉन्शियस रहें। जो आपकी ड्यूटी है देश को लेके, समाज को लेके, या फिर फेलो सिटीजन्स को लेके। अब देखिए जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसी प्रकार से जो आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं इन नेचर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, इसको मैं अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बात आई नॉन जस्टिशिएबल, क्या मतलब होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था, और एक मैंने वीडियो बताई है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी है। इस पूरे टॉपिक को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जहाँ पे मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री बताई है, और वहाँ पर भी मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था जो बात करता है यूसीसी का, और वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो वहाँ पर भी एक बात आई, दैट इज़ नॉन जस्टिशिएबल। अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जस्टिशिएबल, जस्टिस, और यहाँ पे एक शब्द के साथ ये जुड़ रहा है जुडिशरी। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बना, लेकिन मैं आपको दिमाग में बिठाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। नॉन जस्टिशिएबल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी, हम आगे देखेंगे कौन कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए तालियां मैं बजा देता हूँ, सब आपके लिए तालियां बजाएंगे। मगर अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं मान रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ केस हो जाएगा, उसको पकड़ के तुम पुलिस थाने ले जाओगे या उसको पकड़ के तुम कहीं पे जुडिशरी के पास ले जाओगे, है ना, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ले जाओगे कि देखो भैया ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसकी और ये इनको नहीं पूरा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी यही बात थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, डायरेक्शंस हैं। हमारे भारत का जब संविधान बना तो उसमें कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट तो थी मगर उस समय के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो और भी बहुत चीज़ें देखनी थी। तो इसलिए कुछ चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दी गई कि अभी भारत तैयार नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फ्यूचर में जब भी भारत इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है और जब भी हमारी उस समय की गवर्नमेंट्स को लगता है कि भाई अभी इस चीज़ का समय आ गया है, तो उस समय इनको भी लागू कर दिया जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कब किस सरकार को लगे। अगर लगे ही ना तो फिर वो चीज़ें कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब जाके यूसीसी की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब ये हाई टाइम है, यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी किस में आता है, आर्टिकल 44 में आता है। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखेगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में है। तो अब यहाँ पे बात ये हुई कि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि नॉन जस्टिशिएबल हैं। दैट इज़ अगर कोई मानता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब देखिए आर्टिकल 51A आता है भारतीय संविधान में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A में आता है। पार्ट 4A का ये 16 आर्टिकल है, मैंने पहले भी कहा। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। मैंने आपको कहा 42nd, देखो ये ध्यान में रखनी है, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट में 10वीं स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे और 11वीं का बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी आती है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अब देखो क्या बोल रहा है ये कि हमारा भारत का जो संविधान है उसके साथ अबाइड करे, यानी संविधान को सारे लोगों ने मानना है, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन अगर नहीं भी मानो कुछ संविधान की कोई बात को तो क्या ही हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली अगर आप कोई गैर कानूनी काम कर दो तब तो जेल होगी। लेकिन अब संविधान बात कर रहा है कोई चीज़ जैसे कि नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, तो कोई व्यक्ति बोले कि नहीं हम नेशनल एंथम को नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं बोलते हैं, कई बोलते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है या XYZ जो भी है, तो फिर आप क्या ही कर लोगे, क्या ही होता है उनके खिलाफ, कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है एज एन इंडियन सिटीज़न कि आप भारत का जो संविधान है उसको माने। सुप्रीम लॉ जो है इस लैंड का वो क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान ये सुप्रीम लॉ है इस लैंड का। तो सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसके साथ साथ नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। तिरंगा हमारे देश की जान है, आन बान शान है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसके साथ साथ जो हमारा नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। फिर आता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे यहाँ पे जो नोबल आइडियाज़, जो नोबल आइडियल्स थे, जिन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जब हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े हमारे पूर्वज और फिर हमने भारत को आज़ादी दिलाई, हमने छीनी आज़ादी, तो जो नोबल आइडियल्स हैं, जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे, अहिंसा की बात किया करते थे, तो इस प्रकार के जितने भी नोबल आइडियल्स हैं जिन्होंने शेप किया है हमारे नेशनल स्ट्रगल को, फ्रीडम स्ट्रगल को, उन्हें हम चेरिश करें और उन्हें हम फॉलो करें। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर आता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी, एकता, हमारी सोवर्निटी, सोवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता, और उसके साथ साथ आते हैं हमारी इंटेग्रिटी, देश की इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। हमारा भारत अखंड है, कश्मीर से कन्याकुमारी, रन ऑफ कच्छ से लेकर तो अरुणाचल प्रदेश तक, और यहाँ पे सोवर्निटी है, संप्रभुता है। तो इसको हमने अपहोल्ड करना है और हमने प्रोटेक्ट करना है।
तो जैसे बीच बीच में सेपरेटिज़म की बात होती है, जैसे कि कश्मीरी सेपरेटिज़म की बात होती है, नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिज़म की बात होती है, पंजाब में खालिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी यूनिटी, हमारी इंटीग्रिटी और जो सोवर्निटी है उसको ये चैलेंज करते हैं। यहाँ पे बात है खालिस्तान की, खालिस्तान का इशू मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खालिस्तान के इशू की वजह से इंदिरा गांधी की भी डेथ हुई थी, उनको असैसिनेट किया गया था। तो इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बुद्धा, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इन सारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने भारत की सोवर्निटी, यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है यानी एकता, अखंडता और संप्रभुता, इसको अपहोल्ड करें और इसको प्रोटेक्ट करें। फिर आता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रीएंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर कोई भी नेशनल सर्विस के लिए हमें कभी बुलाया जाता है तो हम अपनी नेशनल सर्विस अपने देश के लिए दें और हम अपने भारत को डिफेंड करें, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर आता है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अब यहाँ पे देखो क्या ये चीज़ें हो रही हैं। कई लोग ऐसे इस देश में हैं जो कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या फिर रीजनलिज्म के नाम पे, कई ऐसे नैरो माइंडेड लोग होते हैं जहाँ पे रीजनलिज्म होता है। क्या अरे हम तो इस स्टेट के हैं, हम उस स्टेट के हैं, हम ऐसे हैं वह। अरे भाई हम सारे भारतीय हैं, ठीक है। ये क्या मतलब नैरो माइंडेडनेस है। लोगों को इन चीज़ों से, इस नैरो माइंडेडनेस से ऊपर उठना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। कई लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे उनका मजाक बनाया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हार्मनी और जो स्पिरिट है कॉमन ब्रदरहुड की, उसे हमें प्रमोट करना चाहिए सारे के सारे भारत के लोगों में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी लिंग्विस्टिक यानी वो कोई भी भाषा बोलता हो। अब कई लोग हैं जो दूसरों की भाषा का मजाक बनाते हैं। साउथ इंडिया से हमें काफ़ी ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं कि नॉर्थ इंडियंस को बोला जा रहा है कि आपको ये भाषा बोलनी पड़ेगी, वो बोलनी पड़ेगी। अरे भाई, लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो तुम डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते हो संविधान के नाम पे। पर बात वही है कि जब हम पढ़ने पे आते हैं तो अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और जब हम ग्राउंड जीरो में देखते हैं तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो थ्योरी में जो चीज़ें पढ़ी होती हैं उससे कोसों दूर होती हैं। और साउथ इंडिया में अभी आजकल खबरों में भी आ रहा है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता ही होगा अगर आप करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहते हो तो ये जो चीज़ें आ रही हैं खबरें, ये सब चीज़ें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता। अब देखो, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियंस के साथ अगर साउथ इंडिया में हो रहा है तो नॉर्थ इंडियंस ऐसा नहीं करते हैं। कई ऐसे बेचारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहन नॉर्थ इंडिया में आते हैं और वहाँ उनका मजाक बनाया जाता है या उनके साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती है। कई ऐसी खबरें भी आई हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे, देखो भारत में कोई दूध का धूला नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, हर जगह आपको घटिया लोग भी मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई नॉर्थ साउथ की बात नहीं होती है, कोई स्टेट और किसी चीज़ की बात नहीं होती है। ये सब चीज़ें नैरो माइंडेडनेस होती हैं। आपने अपने जीवन में कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखना है कि ये स्टेट के लोग ऐसे हैं, ये रिलीजन के लोग ऐसे हैं, ये कास्ट के लोग ऐसे हैं, ऐसा कभी नहीं देखना। ये नैरो माइंडेडनेस है। आप खुद ही सोचो, एक स्टेट में अब इतने ज़्यादा लोग होंगे, एक रिलीजन को इतने ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, एक कास्ट में इतने ज़्यादा लोग होंगे, तो सारे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और घटिया लोग भी होते हैं। अच्छे भी होंगे, घटिया भी होंगे, अच्छे भी होंगे, घटिया भी होंगे। तो जो घटिया है वो घटिया है, जो अच्छा है वो अच्छा है। इसलिए कभी भी किसी रीजन को या किसी स्टेट को, रिलीजन को, कास्ट को कभी गलत नहीं बोलना है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यही ब्रॉड माइंडेडनेस है। और अगर एक दो कोई आपके पास इंसिडेंट हो और फिर आप बोल रहे हैं कि अरे इस स्टेट के लोग ऐसे, इस कास्ट के लोग ऐसे, इस रिलीजन के लोग ऐसे, तो ये आप उस कास्ट, रिलीजन या स्टेट को कुछ नहीं बोल रहे हो, आप खुद बता रहे हो कि तुम नैरो माइंडेड हो। तुम्हारी कितनी संकुचित सोच है कि एक दो ने तुम्हारे साथ कुछ किया और फिर तुम बाकियों को जज करने लग पड़े। तो ये जजमेंटल वाली बात हो जाएगी, राइट। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड और हार्मनी को प्रमोट करना है सारे के सारे इंडियंस के बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी सेक्शनल डाइवर्सिटी का हो, किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप का हो, यानी कोई भी भाषा बोलता हो बेचारा। और ऐसी कोई भी जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं जो कि महिला की डिग्निटी को कम करती हैं, महिला की जो रिस्पेक्ट है उसको कम करती हैं, उसको भी हमने रिनाउंस करना है। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। भाईचारा बढ़ाना है, जात, धर्म, मजहब, पंथ, रीजन ऐसा कुछ नहीं देखना है, सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना है। कोई अच्छा इंसान है तो अच्छा इंसान है, घटिया है तो घटिया है,
और इसके साथ साथ जो डिग्निटी है महिला की उसे अपहोल्ड करना है, क्योंकि जहाँ पे महिला की पूजा होती है वहीं पे भगवान वास करता है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे ईश्वर वास करता है। बाकी आता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। अब सबसे पहले कंपोजिट कल्चर देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे आ गया नॉर्थ ईस्ट। हर स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। काफ़ी फेस्टिवल्स मैंने कवर भी किए हैं, तो आप देख सकते हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि भारत के अलग अलग हिस्से में कैसा कैसा कल्चर है, कैसे कैसे फेस्टिवल्स हैं, कैसे लोग हैं, वेशभूषा है, खान पान है। तो ये सारा जो हमारे अलग अलग कल्चर हैं ये भारत का कंपोजिट कल्चर है। ऐसा नहीं है कि हमारा अलग तुम्हारा अलग, नहीं, ये हम सारों की सांझी विरासत है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। हम सारों को अपने अपने कल्चर पे प्राउड होगा, लेकिन बाकियों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम भारत का हिस्सा हैं और ये हमारे भारत का एक कंपोजिट कल्चर है और यही हमारा रिच हेरिटेज भी है। तो हमारे भारत की जो रिच हेरिटेज है, जो भारत का कंपोजिट कल्चर है, उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा होता है, नहीं। हमारे यहाँ पे हमारा कल्चर है, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा कल्चर है। हम अपने कल्चर को मानेंगे, लेकिन हम तुम्हारे कल्चर की भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हम एक दूसरे के कल्चर की वैल्यू करें और उसको हम प्रिजर्व करने का काम करें, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके साथ साथ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें। इसमें हमारे फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ आती हैं। इन सब को हम प्रोटेक्ट भी करें और इम्प्रूव भी करें। और जो हमारा लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर समझ रहे हो ना, जो बाकी जिंदा जानवर हैं, है ना, बाकी प्लांट्स हैं, या आपके पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो भी हैं, तो इनके लिए भी हमारा थोड़ा कंपैशन होना चाहिए। ठीक है, लिविंग क्रिएचर जितने भी हैं उनके प्रति भी हमारा कंपैशन होना चाहिए। फिर आता है टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एक साइंटिफिक टेम्पर जो है वो हमने डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्पर में बात यही होती है कि हम लॉजिक के साथ चलें, हम लॉजिक के साथ चलें। व्हाट, वाई, हाउ, ये चीज़ें होती है ना, तो इन चीज़ों के साथ हम चलें, ये होती है साइंटिफिक टेम्पर। ह्यूमनिज्म की बात करें भाई, इंसानियत की बात करें, इंसानियत की तरह जीवन जिएं, हैवान ना बने, घटिया चीज़ें ना करें। ठीक है, हमारे भारत में हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप हो रहा है, कईयों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, फिर यहाँ पे जानवर मार दिए जा रहे हैं खाने के लिए, या फिर इस प्रकार की और चीज़ें हो रही हैं। कहीं पे कुछ लोगों को मार दिया जा रहा है। कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी की गाड़ी से वो आगे निकल गया है ना, और इसीलिए किसी व्यक्ति की ईगो हर्ट हो गई। ऐसी खबर मैंने सुनी थी शायद गुड़गांव या ऐसी किसी की, कि हमारी गाड़ी से आगे कोई निकल गया तो गोली मार दी। तो ये क्या है भाई, ये कैसे, कहाँ पे जी रहे हो तुम, कैसी ज़िंदगी, कैसी दिमाग है तुम्हारे, ये मतलब पागल हो चुके हो तुम लोग, तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तो इसलिए इंसानियत वाला जीवन जीना चाहिए। क्या रखा हुआ है ईगो में, क्या रखा हुआ है छोटी मोटी चीज़ों में, छोटी मोटी बातों के लिए मारकूट हो जाती है, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, तो इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। देखो, पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग स्पीसीज़ हैं, उसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इवोल्यूशन के टॉप पर बैठे हैं। जो इवोल्यूशन की हिरार्की है उसके टॉप पर बैठा है ह्यूमन बीइंग। हमारे से ऊपर कोई नहीं है। जितने भी अलग अलग स्पीसीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हमारा माइंड है, सबसे ज़्यादा डेवलप हमारी बॉडी है। तो इसलिए यार हमें अपने कामों से, कर्मों से और अपनी मानसिकता से, बिहेवियर से हमारा जो इवोल्यूशन है उसे जस्टिफाई करना चाहिए। एटलीस्ट अपने इवोल्यूशन को जस्टिफाई करो। हर ह्यूमन को ऐसा करना चाहिए। पूरी दुनिया के जो जितना भी स्पीसीज़ हैं उनमें इवोल्यूशनरी हायरार्की में टॉप पर बैठे हैं, तो एटलीस्ट अपनी जो इवोल्यूशन है उसे जस्टिफाई हर ह्यूमन को करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, इंसानियत की तरह रहो, और इंक्वायरी कि भाई कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और रिफॉर्म्स की अगर कहीं पे कुछ गलत है तो कैसे उसको ठीक किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी चाहिए। फिर आता है टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर वायलेंस। किसी भी प्रकार की वायलेंस हमें समाज में नहीं करनी है, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे हमें सेफ गार्ड करना है। अब बताओ क्या ऐसा हो रहा है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है। माना कि फंडामेंटल ड्यूटी थोपी नहीं गई है आप पे,
कि मतलब नॉन जस्टिसेबल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि ये नॉन जस्टिसेबल नहीं है भी। अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं मानूंगा तो उसके पास आज़ादी है। लेकिन भाई फिर भी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी तो है। लेकिन क्या पब्लिक प्रॉपर्टी बचाई जाती है? नहीं। हमारे भारत में कितनी बार देखा गया है कि हमारे भारत में प्रोटेस्ट होते हैं और फिर वो प्रोटेस्टर्स क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जलाना शुरू कर देते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को सेफगार्ड करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ऐसा करते हैं और फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको लगता है कि आप सरकार के खिलाफ कर रहे हो? अरे सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हमारे आप जैसे लोग मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं उसका जो टैक्स दे रहे हैं वही टैक्स सरकार ले रही है, और उसी टैक्स के पैसे से तो प्रॉपर्टी बना रही है। जो भी आपके पास पब्लिक प्रॉपर्टी है, सड़कें हैं या जितने भी ऑफिसेज हैं, जो भी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को फूकने का मतलब तो हुआ कि हम अपनी प्रॉपर्टी को फूक रहे हैं, क्योंकि वो बन हमारे ही पैसों से रही है, हमारे टैक्स के पैसों से रही है। तो इसलिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे भी सेफ गार्ड करना चाहिए और वायलेंस से दूर रहना चाहिए। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर आता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू द हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो बात यही है कि अपने जीवन में अचीवमेंट की तरफ चलो, एक्सीलेंस की तरफ चलो। कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करो, कुछ अच्छी जॉब करो या फिर कोई भी स्किल सीखो या कुछ भी करो, लेकिन कुछ अच्छा करो। इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी अच्छा काम करो, ताकि हम अपने भारत को ऊंचाइयों पर लेके जाएं, भारत की डेवलपमेंट में अपना भी योगदान दे सकें। फिर आता है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ये है 11th फंडामेंटल ड्यूटी और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में डाला गया। इसी के लिए आया था राइट टू एजुकेशन। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, विस्तार से कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पे मैंने बताए हैं। ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये है कि 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी है। ये मैंने आपको अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था। और कितनी ऐड करी गई थी? 10 ऐड करी गई थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11वीं ऐड करी गई। तो क्या है इस कमेटी का नाम? सरदार स्वरण सिंह कमेटी इस कमेटी का नाम है। देखिए 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरदार स्वरण सिंह कमेटी को अपॉइंट किया ताकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके लिए रिकमेंडेशंस दी जा सकें। इस कमेटी ने यह ऑब्जर्व किया कि राइट्स को एंजॉय करने के साथ साथ, अधिकारों को एंजॉय करने के साथ साथ, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे भारत के नागरिक हैं वो अपनी कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करें। यानी कि राइट्स तो एंजॉय करें लेकिन साथ साथ में ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करें, अपनी ड्यूटीज़ को भी मानें और पूरा करें। अब यहाँ पे ये जो कमेटी है इसने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर भारत के संविधान में एक अलग सेपरेट चैप्टर इंक्लूड होना चाहिए। और वहाँ पे इस कमेटी के मुताबिक 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद डिसाइड हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसलिए ये जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होती है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नया पार्ट जोड़ा जाता है, पार्ट 4A, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाल दी जाती हैं। अब हमने देख लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड कौन सी कमेटी है, 11 कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और फिर कौन सी अमेंडमेंट कब हुई, क्या हुआ, सब कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए मेंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या जो इंटरव्यू होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है नॉन जस्टिशिएबल। इसे मैंने अच्छे से कवर कर दिया है पहले भी कि ये इन्फोर्शिएबल बाय लॉ नहीं है थ्रू द जुडिशरी। फंडामेंटल राइट अगर आपके वायलेट होते हैं तो आप सीधे कोर्ट में जाओगे, ठीक है, तो वो इन्फोर्शिएबल बाय लॉ हैं थ्रू द जुडिशरी। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अगर किसी ने मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, ज़बरदस्ती चपेड़े मार के मनवाई नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल
कॉन्शाइंस की बात है, ये कंशाइंस की बात है कि भैया हम इस देश में हैं, हमारा ये भारत है, हमारा देश है, हमारा अपना देश है, और ये देश का संविधान हमें राइट्स दे रहा है, अधिकार दे रहा है, तो हमें इसके प्रति कुछ ड्यूटीज़ भी करनी चाहिए। ये क्या है? ये कंशाइंस की बात है, यहाँ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। फिर आता है दे सर्व एज मॉरल ऑब्लिगेशंस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन्स, कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी करना चाहता है तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि मेरे को ड्यूटीज़ क्या क्या करनी है देश के प्रति। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं यार मुझे देश से प्यार है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो उसको आप बोलो कि भैया ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको फॉलो कर, ये तेरी ड्यूटी है एज एन इंडियन सिटीज़न। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है सिटीजन्स के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे भी ड्यूटी करनी है तो ये उसको गाइड करता है कि तुझे एज ए इंडियन सिटीज़न क्या क्या ड्यूटी करनी चाहिए। फिर आता है स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी। अब देखिए ये जो ड्यूटी है ये सिटीजन्स के लिए कन्फाइंड है। अभी ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई विदेशी अगर यहाँ पे आता है फॉरेनर तो बोला जाएगा कि तू भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मान, ऐसा नहीं है। तो ये क्योंकि सिटीजन्स के लिए है तो यहाँ पे स्कोप है कि एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। हमारे भारत के कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं संविधान के जो विदेशियों को भी मिलते हैं। फिर आता है ड्राइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसका जो आइडिया है, मैंने आपको कहा कि जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वो तो यूएसएसआर से लिया गया है, लेकिन जो हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखी ये अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन यानी कि ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा आज का रशिया, इसके साथ साथ बाकी भी और बहुत सी चीज़ों से लिया गया है। जैसे कि काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि ये चीज़ें हमारी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। फिर हमारे महात्मा गांधी जी के जो थॉट्स थे उनसे भी इंस्पिरेशन लेके कुछ ड्यूटीज़ को डाला गया है। तो यहाँ पे सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो नेशनल के साथ साथ जो इंटरनेशनल वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ पे रिफ्लेक्ट करता है। फिर आता है डायरेक्टिव नेचर। अभी यहाँ पे जो ड्यूटीज़ हैं ये जो सिटीज़न है उसके कंडक्ट को और उसके बिहेवियर को गाइड करता है, और ये कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल और लॉ अबाइडिंग सोसाइटी को शेप करने में काम करता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सिविलाइज्ड सोसाइटी और एक होती है अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। क्या फ़र्क होता है? दोनों ही सोसाइटीज़ में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। यहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, मगर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिविलाइज्ड सोसाइटी को अनसिविलाइज्ड सोसाइटी से अलग करती है? वो होता है लॉ और सोशल वैल्यूज़। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको सुनो समझो, और अगर आपको लगे कि कुछ गलत है या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में सोशल वैल्यूज़ हैं प्लस जहाँ पे लॉ अच्छे से काम कर रहा है, कानून का राज है, वो एक सिविलाइज सोसाइटी है। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई घटिया मानसिकता का इंसान भी होगा तो वो भी कुछ गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि वहाँ पे सोशल वैल्यूज़ हैं। तो हो सकता है कि उसको ओस्ट्रेसाइज कर दिया जाए, कि समाज बोलेगा कि ये घटिया इंसान है, इसको ओस्ट्रेसाइज कर दो, और कानून का राज भी है तो वहाँ पे डंडा भी चलेगा। तो ये है सिविलाइज सोसाइटी, जहाँ पे लॉ का राज है, कानून का राज है, और जहाँ पे सोशल वैल्यूज़ हैं। अनसिविलाइज सोसाइटी वही है जहाँ पे कोई कानून का डर नहीं है, और दूसरा वहाँ पे कोई भी सोशल वैल्यूज़ नहीं है, वहाँ पे समाज का डर भी नहीं है। तो यही फ़र्क होता है सिविलाइज सोसाइटी में और अनसिविलाइज सोसाइटी में। अच्छे बुरे लोग दोनों ही समाज में होते हैं, बस यही दो चीज़ें हैं जो एक को सिविलाइज बना देती है, दूसरे को अनसिविलाइज बना देती है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। फिर आता है कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज़। अभी यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिया की ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस हैं उनको भी रेफ़र करती है, और जो हमारा इंडियन वे ऑफ लाइफ है उसकी कोडिफिकेशन के लिए ये काफ़ी इंटीग्रल पार्ट बनता है। अब बात आती है मॉरल ड्यूटीज़ और सिविक ड्यूटीज़ की। देखिए जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें कुछ मॉरल ड्यूटीज़ आती हैं, कुछ सिविक ड्यूटीज़ आती हैं। मॉरल ड्यूटीज़ जो हैं वो ड्यूटीज़ है जहाँ पे जो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसके जो नोबल आइडियल्स हैं उसे चेरिश करती हैं। जो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियल्स को चेरिश करती हैं वो मॉरल ड्यूटीज़ बनती हैं। दूसरा, जो हमारे संविधान की रिस्पेक्ट करती हैं वो हमारी सिविक ड्यूटीज़ बनती हैं। तो ये फ़र्क है मॉरल ड्यूटीज़ में और सिविक ड्यूटीज़ में। जो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियल्स को चेरिश करेगी वो मॉरल ड्यूटीज़ हैं,
और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेगी वो हमारी सिविक ड्यूटीज़ बनती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की? सबसे पहले कि ये सिविक कॉन्शियसनेस को प्रमोट करती है। जब हम सारे कह रहे हैं कि हम सारे भारतीय हैं और हम सारे भारतीयों को अपनी ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सिविक कॉन्शियसनेस की जो सेंस है उसको बढ़ाती है, प्रमोट करती है। उसके साथ साथ जो हमारे भारत के नागरिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए और समाज के लिए, उसको भी वहाँ बढ़ाती है, या फिर उनको एक सॉर्ट ऑफ बताती है कि भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जब कवर कर रहे थे तब देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने अपहोल्ड करना है, तो सबने मिल के करना है, तो ये सिविक कॉन्शियसनेस को प्रमोट कर रही है। फिर आता है एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रमोशन। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि एम्फेसाइज करती हैं कि हमारा साइंटिफिक टेम्पर, मैंने आपको कहा एजुकेशन को प्रमोट करना, ये तो आपके पास 11th आ गई। साइंटिफिक टेम्पर वाली हमने कवर करी, और इसके साथ साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करना है, और उसके साथ साथ जो रिच कल्चर हेरिटेज है हमारे भारत का उसे चेरिश करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन की प्रमोशन भी हो रही है साइंटिफिक टेम्पर की बात करके, साइंटिफिक नॉलेज की डेवलपमेंट की बात करके, और कल्चरल प्रमोशन भी हो रही है। भारत की जो रिच कल्चर हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर जो है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करके। फिर आता है हार्मोनाइजेशन विद राइट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ पे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि राइट और ड्यूटीज़ ये दोनों चीज़ें इनसेपरेबल हैं। अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं, अधिकारों को अगर आप एंजॉय कर रहे हो, तो उसके साथ आपके ड्यूटीज़ भी हैं, उन्हें भी फॉलो करना चाहिए। तो ये हार्मोनाइज करते हैं राइट्स के साथ, अधिकारों के साथ। अगर आप इंटाइटल्ड हो फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको ये याद दिलाती हैं कि आपकी कुछ ऑब्लिगेशन भी हैं देश के लिए और समाज के लिए। फिर आता है प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हर भारतीय नागरिक को अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें मानना चाहिए, तो ये लोगों के पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो सिटीजन्स हैं वो बस मात्र स्पेक्टेटर बन के रह जाएं, कि दूर खड़े होकर बस देखते रहें। नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, और जो भारत के गोल्स हैं उसको रियलाइज़ करने में और उनको अचीव करने में मदद करो। क्योंकि यहाँ पे बात हुई कि तुम्हें स्ट्राइव करना चाहिए अपनी सक्सेस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखो, अच्छा काम करो, ताकि भारत की प्रमोशन में, भारत की डेवलपमेंट में, अचीवमेंट में अपना योगदान दे सको। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, लोगों के पार्टिसिपेशन की बात भी हो रही है। प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमने बात करी कि सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, इन तीनों को प्रमोट करना और अपहोल्ड करना ये हर भारतीय नागरिक का काम है, दायित्व है। फिर आता है इनकलकेशन ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। हमने बताया कौन से मॉरल ड्यूटीज़ हैं, कौन सी सिविक ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, इन सबको प्रमोट करना, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ जो हैं उनको कल्टीवेट करना, ये सारे काम आते हैं। तो यहाँ पे मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ जो हैं उन्हें भी इनकलकेट करने की बात हो रही है। फिर आता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ये प्रमोट करता है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को रीइंफोर्स करने की बात होती है सिविक इंगेजमेंट के माध्यम से, और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है उसकी बात भी हो रही है। ऑब्वियसली जब इस देश के सिटीजन ड्यूटीज़ को मानने लगेंगे तब वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। रिस्पॉन्सिबल तब नहीं बनेंगे कि आप सिर्फ अधिकारों को एंजॉय करे जा रहे हैं, राइट्स को एंजॉय करे जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल अब तब बनोगे जब आप उन ड्यूटीज़ को भी फॉलो करोगे, जो कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हैं। तो इसलिए अगर आप अपने आप को ये कहलाना चाहते हो कि हम भारत के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, वी आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस ग्रेट नेशन, तो आपको अपने राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। फिर आता है प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। अब ये जो ड्यूटीज़ हैं ये सिटीजन्स को इनकरेज करती हैं कि हार्मनी को प्रमोट करो, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करो, सोशल कोहेशन को फोस्टर करो, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करो। हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख ली। तो ये क्या कर रहा है, इन अ वे ये सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट कर रहा है, और ये फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट भी करता है। क्योंकि अगर एक तरफ तुमने अपने राइट्स को एंजॉय करना है तो कॉन्शियसली ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये राइट्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें बैलेंस बनाने का काम करता है। फिर आता है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये जो ड्यूटीज़ हैं ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ना सिर्फ सिटीजन्स के लिए बल्कि लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, कि वो समाज के बेटरमेंट के लिए किस प्रकार के लॉज और पॉलिसीज़ को बनाएंगे या शेप करेंगे।
और इसके साथ से जुडिशरी को भी एड करता है, मदद करता है। कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होगी किसी भी लॉ की, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी ऐसा लॉ है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी को एक इफ़ेक्ट देता है, तो उसको रीजनेबल माना जा सकता है इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 19 दैट इज़ 6 फ्रीडम्स। तो अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जुडिशरी को भी एड कर रहा है कि अगर कहीं पे फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है तो आप उसको अपहेल्ड कर सकते हैं, आप उसको मान सकते हैं। तो ये हेल्प करता है जुडिशरी को किसी भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आपको मेरे फंडामेंटल राइट्स के वीडियोस देखने पड़ेंगे। आपको अगर फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट क्लियर होगा, जो कि अपने आप में आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो आपको यहाँ पे ये आर्टिकल 14 और 19 की बात समझ में आएगी। लेकिन अगर नहीं भी आ रही है तो आप फंडामेंटल राइट्स की वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जुडिशरी को भी एड करता है। कैसे करता है? कि ये जुडिशरी को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में या एग्जामिन करने में कि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। फिर आता है ग्लोबल रिकॉग्निशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंक्लूजन जो है ये भारत को पूरी ग्लोबल स्टेज में स्टैंड आउट करता है। ये बताता है कि हमारे जो देश के सिटीज़न हैं उनकी डेडिकेशन भी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए भी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के लिए भी। ये बताता है कि भारत के जो नागरिक हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को भी मान रहे हैं। अब तुम कितना मान रहे हो कितना नहीं मान रहे हो वो तो सब्जेक्टिव है, हम सब जानते हैं। कई मानते हैं, कई तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया को बोलने की बात है कि देखो भैया यहाँ पे राइट्स हैं तो यहाँ पे ड्यूटीज़ भी हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले आता है श्री रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 2003 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें अपहेल्ड किया जाना चाहिए, ना सिर्फ लीगल सैंक्शंस के तौर पे बल्कि सोशल सैंक्शंस के माध्यम से भी। तो यहाँ पे सिर्फ लीगल बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज सोशल सैंक्शंस के माध्यम से भी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपहेल्ड करना चाहिए। उसके बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ज़रूरत है कि जनता के बीच में हम वाइड स्प्रेड डिससेमिनेशन करें नॉलेज की, ज्ञान की अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। बोलने का मतलब हुआ कि जनता को हम अवेयर करें कि भैया आपके राइट्स हैं तो आपके ड्यूटीज़ भी हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी उनकी ड्यूटीज़ का समझ में आए। फिर आता है इन एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2001। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सेम लेवल की इम्पोर्टेंस रखती हैं एज फंडामेंटल राइट्स। जितने फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं उतने ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्रिटिसिज्म क्या है। अब ये क्रिटिसिज्म ऑलरेडी हमने साथ साथ में देख लिया हुआ है। सबसे पहला नॉन जस्टिशिएबिलिटी। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दे दिया, लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता है तो आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यूटिलिटी और जो उनकी इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर सवाल खड़े करता है। क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति उसके साथ अध्ययन नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ कोई भी लीगल रिपरकशंस जो हैं वो उसको नहीं झेलने पड़ेंगी या उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। फिर आता है नॉन एग्जॉस्टिव। अब देखिए, जो ड्यूटीज़ की लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कवर नहीं है, जैसे कि टैक्स पे करना, जैसे कि वोट देना। ये आपका मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टैक्स पे करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड नहीं की गई, तो ये नॉन एग्जॉस्टिव है। अब आता है सब्जेक्टिविटी एंड एम्बिग्यूटी। देखिए, कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आर्टिकुलेट करने के लिए, ये बड़ी वेग है, बहुत सब्जेक्टिव है। देखो वेग क्या है, हमारे संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिख दी गई हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या है वो चीज़ें, उसका क्या मतलब निकाला जाएगा, उसे कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। ये हमारे जुडिशरी का काम है। भाई जुडिशरी के पास जाते जाओ और फिर वो उन चीज़ों को इंटरप्रेट करती रहेगी। तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिस लैंग्वेज में लिखी गई हैं वो काफ़ी वेग हैं,
सब्जेक्टिव हैं, एम्बिग्यूस हैं, और इसलिए जो इन ड्यूटीज़ की नेचर है और एग्जैक्ट स्कोप है उसे डिटरमाइन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आसान भाषा में नहीं है ये चीज़ें, वेग हैं यहाँ पे बहुत से कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हमने अभी फंडामेंटल राइट्स जब हमने कवर किए 11 तब देखी, जैसे कि नोबल आइडियल्स, कंपोजिट कल्चर। लेकिन अब नोबल आइडियल्स क्या होंगे? हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अहिंसा की बात करी, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंसा की बात भी करी। तो आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अहिंसा वाले थे हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिन्होंने हिंसा करी उन्हें भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो नोबल आइडियल हम किसको माने? अहिंसा वाले को माने कि हिंसा वाले को माने? क्योंकि हिंसा वाला भी बेचारा देश के लिए ही लड़ रहा था, वो कोई अपने लिए तो लड़ नहीं रहा था। तो नोबल आइडियल्स का मतलब क्या होगा? इसके साथ साथ कंपोजिट कल्चर, इसका मतलब क्या होगा? इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, कोई भी एक इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे बात क्या आई कि ये वेग है, कि इसको तुमने लिख दिया लेकिन तुमने अच्छे से इसको डिफाइन नहीं किया कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। बड़े वेग कंसेप्ट लिख दिए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए हैं। फिर आता है इम्बैलेंस विद राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ ये इम्बैलेंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स तो गारंटी करता है सिटीजन्स को, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्पोजिशन की बात आती है तो राइट्स के साथ इम्बैलेंस हो जाता है। आर्ग्यूमेंट ये है कि इन्फोर्सेबल राइट्स जो हैं वो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी के तहत इम्पोजिशन उनकी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और फ्रीडम जो है ये उसे इन्फ्रिंज करते हैं। फिर आता है इनएडुकेट प्रमोशन एंड अवेयरनेस। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता भी है कि ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? पता ही नहीं है, क्योंकि प्रमोट नहीं किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं फैलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमने देखी जहाँ पे उसने कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी प्रमोट नहीं किया जाता है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी पता चले, उन्हें पता चले कि देश और समाज के प्रति उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य उनके क्या क्या हैं। फिर आता है रिड्यूस सिग्निफिकेंस। अब देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन्हें एक अलग चैप्टर में नहीं डाला गया, इन्हें पार्ट 4 जो है भारत के संविधान का उसको अपेंडेज में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये उनकी वैल्यू या फिर जो सिग्निफिकेंस है उसे रिड्यूस करता है। क्रिटिक्स ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि इसे पार्ट 3 के बाद डाला जाना चाहिए था, ताकि फंडामेंटल राइट्स के पार पे इन्हें भी वैल्यू मिलती। तो यह है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने पूरा कंसेप्ट देख लिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, कब कौन सी ड्यूटी ऐड की गई और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई, सब देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कौन से देश के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया हमने अडॉप्ट किया था? तो आज का रशिया, पहले का USSR दैट इज़ सोवियत यूनियन। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है MCQ के माध्यम से, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मैंने और कौन कौन सी वीडियोस आपको बताई हैं? खालिस्तान की वीडियो बताई, इंदिरा गांधी की वीडियो बताई, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, महात्मा गांधी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सबसे रिलेटेड MCQs को मैंने कवर किया है, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट तो मैंने आपको बताई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया था? तो 1976 में ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 10 हैं, 86 में एक और ऐड होगी, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। इसको भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट आंसर क्या है? D11। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं? तो एक ही आर्टिकल है जहाँ पे सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मिलेंगी, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से फॉल्स है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2002 में 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, जो 11th थी, जो एजुकेशन वाली बात कर रही थी। तो अब क्या 82nd में जोड़ी गई? नहीं, ये जोड़ी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में
2002 में। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बाकी सही है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 में आती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एडवोकेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में किस कमेटी ने एडवोकेट किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल है। टू ओबे द पेरेंट्स ये नहीं है। माँ बाप की बातें मानना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी हर बच्चे को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। टू मेक कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, तो ये भी सही है, पहली भी सही है। टू स्प्रेड ब्रदरहुड अमंग पीपल, ये भी सही है, तो कौन सी गलत है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड टू प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो ये जो 11th है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाली गई? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाली गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जो फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड है? ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अ फ्रीडम स्ट्रगल, ये तो सही है। ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन, ये नहीं है, यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि आपने वोट डालने को फंडामेंटल ड्यूटी नहीं माना। सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, ये भी नहीं है। ब्रदरहुड की बात हुई है। और टू स्टिक टू द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट वन कंटेस्टेड इलेक्शन, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हालांकि इस लाइन से रिलेटेड हमारे भारत में एक कंसेप्ट आता है दैट इज़ डिफेक्शन, और इसके लिए एक लॉ भी आया, एंटी डिफेक्शन लॉ, और यहाँ एक कंसेप्ट भी आता है आया राम गया राम का। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, आया राम गया राम का क्या कंसेप्ट है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन ए है, दैट इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट, ये सही है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में है? तो ये वैसे फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट बनता है, और फंडामेंटल ड्यूटी जितनी भी हैं वो सारी एक ही आर्टिकल में है, दैट इज़ आर्टिकल 51A। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट। हमने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखी, इनकी हिस्ट्री देखी, इनसे रिलेटेड कमेटी देखी, अमेंडमेंट्स देखी, ऑब्जेक्टिव्स देखे, सिग्निफिकेंस देखी, चैलेंजेस देखे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, होलिस्टिकल इस टॉपिक को मैंने कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार उन वीडियोज़ को जरूर चेक करिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए सारी ही वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन पॉलिटी के बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। बाकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी बाकी प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के दोस्तों मेरे चैनल को जरूर चेक करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार जरूर चेक करिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने आपको बताई हैं वो आप देख सको। खालिस्तान, इंदिरा गांधी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप सब जानते हैं कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सालों को मैंने विस्तार से कवर किया है एमसीक्यू के माध्यम से, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।